वज़ीरिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं होती खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में किस हवाले से। आपको बताएं कि जो कल रात की गुज़श्ता रात जो हमास ने जो इसराइल का गुरूर खाक में मिलाया, और इसके अलावा आज हम बात करेंगे सुबह हज़ारा के ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीरिस्तान में कल ईद मनाई जाएगी, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, और कुछ एक दो टॉपिक और भी होंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ आज इसी टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक हैं इनके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे सबके जाने पहचाने सियासी, समाजी और हलकों में मुनफरिद पहचान रखने वाले मारूफ तजिया निगार हैं और कालम नवीस भी हैं। इसके अलावा हमारे उमूर मशरक़ वस्ता जो अरब में तकरीबन 25 साल से ज़ायद अरसा के वहाँ पर रहे हैं, और उनसे आज इन जितने भी मौज़ूआत हैं उनसे डिस्कशन करेंगे। वन एंड ओनली इंजीनियर डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। डॉक्टर तो अभी नहीं बना, अगर मुकाला मेरा एक्सेप्ट हो गया तो डॉक्टर भी बन जाएंगे, अभी इंजीनियर ही रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार फिर मेरे साथ सिटिंग होगी, आज फिर गपशप करेंगे। हमारा जो लाइव कैपिटल है, हर रोज़ इस वक्त पे हम इकट्ठे बैठते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अतीक जब आपके साथ में बैठता हूँ, आप सवाल उठाते हैं, आप सवाल उठाते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। आपका प्यार है। अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज़्यादा। तो फरमाइए आज क्या हमने अपने कारीन के सामने डिस्कस कर। सर, आज हम बात करेंगे इसराइल के ऊपर कि कल रात हमास ने कैसे उसका गुरूर खाक में मिलाया, और ये जो गुरूर था वो उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई भी हमें हिला नहीं सकता। लेकिन कल रात को जो हुआ वो इतना नुकसान हुआ इसराइल का कि शायद तारीख में ऐसा शायद ना हुआ हो। तो उसको इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें हैं मैं पढ़ना चाहूँगा, फिर हमें समझ आ जाएगी कि इसराइल जो चाहता था वो नहीं हुआ। कुछ लाइनें हैं सर, उसको पढ़ने के बाद मैं प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करूँगा। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। वाह, बिल्कुल। एक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम ना ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। बहुत अच्छा। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। बहुत अच्छा। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्शे पा हमारा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गैरत जहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरत जहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम करो, दूसरा हमारा है। और हुआ भी सर ऐसे ही, पहला वार किया, बहुत अच्छा, और दूसरा हमारी तरफ से ऐसा वार किया गया कि इसराइल सोचता ही रह गया, उसको पता तक ना चला कि हुआ क्या है हमारे साथ। अब भी वो सोच रहा है कि ये हो कैसे गया है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल तैयार नहीं था इसराइल, और इतने ज़बरदस्त तरीके से हमास ने ऐसा हमला कर दिया और सैकड़ों मिसाइल वहाँ पर ऐसे दाग दिए कि इसराइल अभी तक सोचता रह गया। देखिए जी, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये जो गज़ल के चंद अशार आपने पढ़े हैं अपने हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए, ये इंडिया के नौजवान शायर हैं, मुझे नाम उनका बोल रहा, बड़े तरन्नुम से उन्होंने गाया, और हमेशा इसको हम गुनगुनाते भी रहते हैं कि अल्लाह पाक पर एतमाद हमारा है कि आपकी जो दुनियावी ताकत तो देखने में तो वाकई नज़र आती है कि भाई वो कहा करते थे कि भाई हमारे एरिए में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल। और आज जो रात को जो कुछ हुआ है ना, उससे सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं कि जिन लोगों ने उनको वो डिफेंस सिस्टम दिए वो सर पकड़ के बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल। वो कि भाई ये हुआ क्या है, इनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। ये समझते थे कि मुसलमान तो
बस वही जो अफगानिस्तान वाली टेक्नोलॉजी इनके पास कंधे पे रख के क्रूज मिसाइल चलाने वाले, एस्टिमेट करने का नुकसान हुआ और उसको उनका बड़ा नुकसान हुआ। और वो एक वो कहते हैं ना त्राव और एक दबदबा और खौफ जो था, उस खौफ को रात हमास के मुजाहिदों ने वो दूर कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये चलेगी कैसे, ये लड़ाई कैसे होगी। इससे पहले भी कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इसराइल नाकाबिले शिकस्त नहीं है। इसराइल ने 1967 में अरब इलाके फतह किए थे, लेकिन चंद साल बाद मिस्र ने उसको डिफीट दी थी। तो ये एक चीज़ याद रखने वाली बात है। और ये जो रात को हमास ने मिसाइल उनके ऊपर बरसाए हैं, गरचे 37 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, इतने लोग ये नहीं जहन्नम वासल हुए जितने वो हुए, लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ा उनका वो एक था ना, वो अपने अंदर घुमंड, उसको जनाब अली वो टूट गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये इसराइल ये टिक नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर वो समझता था कि भाई हम तो हर तरफ से महफूज हैं, कि एक चीज भी नहीं यहाँ पे आ सकती, कोई शुरली और पटाखा भी नहीं आ सकता, तो अगलों ने उनको उनके घर में घुस के मारा है। अब ये है कि उम्मत मुस्लिमों पे ये एक जिम्मेदारी आयद होती है। मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि भाई फौज भेजी जाए, फलां किया जाए, ये नामुमकिन है आज के दौर में। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने जिस तरह ये कहा कि हम उनकी हर लिहाज से मदद करने के लिए तैयार हैं, अखलाकी और दूसरे मानों में। तो अब दुनिया ऐसी है कि आप ये नहीं कह सकते कि ललकरा मार के लो जी हम भी आ रहे हैं, हमारी भी 8 लाख फौज हम वहाँ भेज रहे हैं। तो इस किस्म का काम तो इस दौर में नामुमकिन है। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को मेरे लिहाज से, मेरी सोच के मुताबिक अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस करना चाहिए, अपने आप को इतना तैयार करना चाहिए। कुरान पाक में भी उन मोमिनों के घोड़ों के सुमों से निकलते हुए शरारों की कसम खाई गई है। तो पहली बात जो है कि आपके पास घोड़ा तो तैयार हो, आपके पास सुम तो तैयार हो, उन सुमों से शरारे निकलने वाले हों, आपके पास इतनी ताकत हो कि आप उसी तरह अगर वो एग्रेसिव होते हैं तो आप उनको जाके उनके ऊपर काबू पाते हैं। ये दौर आ गया। हमने एटम बम तो बना लिया, बढ़ के हम बड़ी लगाते हैं, लेकिन एटम बम के बाद हमने सुई भी नहीं बनाई। हम मैंने आपको साफ बात बताऊं कि मुझे ये कहते हुए थोड़ी सी शर्म भी आती है कि भाई हम क्यों नहीं उस हद तक जा सके। हमारे अफगानों की मिसाल हम देते हैं, लेकिन अतीक अफगान तो गारों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, गधों के ऊपर अपना सफर कर लेते। तो हमारा तो पेट्रोल 2 रुपए अगर लीटर महंगा होता है तो हम चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। बिजली 1 घंटा चले जाए तो हम जनाब अली हुकूमत की ऐसी तैसी कर देते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है क्या? एक खिवड़ा का नमक है, वो भी मेरे टेबल पे नहीं पहुंच सकता जब तक उसको कोई स्ट्रॉन्ग ट्रक जो है वो कलर कार की चढ़ाइयों से लेके चढ़े, और वो ट्रक भी बाहर के मुल्कों को बना हुआ है। हमें टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए। और मैं अभी वो बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं कि जिन्होंने 17 साल पढ़ा है, डिप्लोमा 3 साल का किया, 4 साल का उसने बीटेक किया, वो बेचारा सड़कों के ऊपर रुल रहा है अपने पे स्ट्रक्चर के लिए। तो वेयर एज व्हाइट कॉलर्स को हमने तकड़ा कर दिया, पीईसी ने, एचईसी ने। तो लोग इससे पहले रमजान से पहले सड़कों पे थे। हमें टेक्नोलॉजी में तकड़ा होना है। अगर होना है तो आप टेक्नोलॉजिस्ट को तकड़ा करो ना, जिसने आपको वेंटिलेटर भी बना के दे दिया और जो आपके लिए और बहुत काम करने के लिए भी तैयार है। तो अभी जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि हमास ने उनकी कमर तोड़ी है, अब ये भी देखना है कि उन्होंने हमला किया, हमास ने जवाब दिया, अब उसका जवाब में क्या आता है, और उसके लिए ये उम्मत मुस्लिमा के लीडर ये क्या करते हैं कि ये वर्चुअल टॉक पे नूरुल कादरी तो कहते हैं जी हमने वर्चुअल टॉक की, फलाना किया। और आपको पता है कि वर्चुअल टॉक ये सारे हम जिस टेक्नोलॉजी में बैठ के बात कर रहे हैं ये भी उन लोगों की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि इसके रद्द-ए-अमल में अब होना क्या है, मुसलमान मुल्क जो हैं अब वो क्या करने जा रहे हैं इसके रद्द-ए-अमल में। पाकिस्तान, तुर्की और इसके अलावा जितने भी मुसलमान मुल्क, सऊदी अरब है, ईरान है, ये करने क्या जा रहे हैं, अब क्या होगा क्या आगे? देखें जी, अपनी राय दी जा सकती है। मेरा अपना ये तजुर्बा है कि फ़लस्तीन से बेशुमार लोग जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में चले गए और जाके वहाँ पे सेटल हो गए हैं। मसलन जद्दा में जो बहुत बड़े बिजनेस हैं
फ़लस्तीनियों के हैं, बड़े अच्छी अच्छी जॉब, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, वो अपने रिश्तेदारों के लिए दुख ऐसे ही महसूस करते हैं जैसे हमारे कश्मीरी भाई उस पार से आके पाकिस्तान के अंदर सेटल हो गए, जैसे नवाज शरीफ की फैमिली है। इतना ही दुख जिनका कश्मीरी, इसी तरह फ़लस्तीनियों की भी यही हालत है। अब आप ये कहें कि सारे फ़लस्तीनी उनके साथ जमे जुड़े, वो बिल्कुल एक ट्वीट की हद तक, एक बयान की हद तक तो है। अब चाहिए ये कि ये जिस तरह हमने कल के प्रोग्राम में कहा कि हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े हैं, इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए, देखें कि इसराइल के साथ कैसे कर सकते हैं। आप तुर्की की बात करते हैं, प्रैक्टिकली ये है कि तुर्की आपका इसराइल के साथ उसके सफारती ताल्लुकात हैं। 4 अरब डॉलर तकरीबन की तजारत तुर्की उनके साथ करता है, इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है, और बयानात की हद तक है। बाकी उनको अमली तौर पे करना चाहिए ना, वो तो मतलब ड्रामे या तुगल और इस तरह के सुलझोग, ये ड्रामे वगैरह तो बड़े एक्सपोर्ट करते हैं। तुर्की को भी चाहिए कि अब अमली तौर पे आगे आए। अब ये नहीं है, अब तुर्की नज़दीक है, तुर्की बहुत कुछ कर सकता है पाकिस्तान की निस्बत, और ये हम लोगों को एक थोड़ा सा एक वहमा से है कि भाई सिर्फ कि जनाब तैयब उर्दगान जो है वो उम्मत मुसलमान का नंबर 1 लीडर बन गया और उसने जनाब अली ये कर देना वो देना। भाई ठीक है, ड्रामे की हद तक तो बड़ा अच्छा है, वो अर्तुगरुल गाजी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी पूरी स्टोरी, अपनी तारीख बयान कर रहे हैं। और इस खित्ते के ऊपर आज भी अगर आप ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई भी सर्वे कर लेंगे तो पाकिस्तान के 80% लोग जो हैं वो तैयब उर्दगान का साथ देते हुए नजर आते हैं। और वजह यह है, उनकी पसंद की वजह यह है कि उन्होंने हिस्टोरिकल अपने ड्रामे किए। यही वजह है कि मैंने आज तक यकीन करें कि अर्तुगरुल ड्रामे की एक किस्त नहीं देखी। वो इस वजह से नहीं देखी कि मेरे, आपने सारा देखा है, लेकिन मेरे नजर में यह था कि मेरा जो सुल्तान टीपू है वो क्यों नहीं मुझे, मेरे बच्चों को याद आ रहा, मेरी तीसरी नस्ल को याद आ रहा है। हमारा तो अहमद खान खरल है, यहाँ पंजाबी जो है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा कि उसने किस तरीके से अंग्रेज के साथ जनाब अली लड़ाई की। हम अगर खरल की भी बात करते हैं तो उस वक्त हम भगत सिंह को आगे ले आते हैं। भाई हमारे अपने मुसलमान हीरोज थोड़े, शोरश काश्मीरी ने थोड़ी कुर्बानी दी है, अताउल्लाह शाह बुखारी ने थोड़ी कुर्बानी दी है। मैं ये चाहूंगा JNN के इस पुरवकार चैनल से हम रोज बैठते हैं, बात करते हैं, मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी ये बात आगे पहुंचाऊंगा कि हमारे जो अपने लीडर हैं हम उनको खड़ा करें और हम बताएं दुनिया को कि हम बहुत ब्रेव हैं, बड़े बहादुर हैं। जंग आज़ादी में जो सबसे पहली जो बंदूक उठाई और लड़ाई उठाई और की, या मुसलमानों ने की, क्योंकि वो सूअर की चर्बी वाला कारतूस उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी नहीं खोलेंगे, लड़ेंगे। बगावत वहां से शुरू होती। अब दुनिया को नहीं है पता, हमने जनाब अली हीरो भी अगर बना लिए तो बस वो ही इंपोर्टेड हीरो हैं। तो बाकी तुर्की से मेरी दरख्वास्त ये है कि अब तकरीरें आपकी बहुत हो चुकी हैं तैयब उर्दगान साहब, मैं आपका बड़ा कदरदान हूं, आप जो है अमली तौर पे कोई कदम उठाएं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो अहमद फ़लस्तीनी जो हमारा मालिक मकान था, उससे मैंने बात की कि आप क्यों नहीं लड़ झगड़ के अपना मुल्क आज़ाद कराते। तो उसने, जो कल आपने भी अप्रिशिएट की उस बात को, उसने कहा था कि काश हमारे बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान होता। ठीक है, फिर उन्होंने एक बात की, अब देखें उनके बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान आ चुका था। मिस्र में इख्वान अल मुस्लिमीन जीत चुके थे, वहां पे मुर्सी की हुकूमत बन गई थी। और फिर क्या किया, फिर एक इनकलाब लाया गया और फौज के अंदर से लाके जनरल सीसी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बुनियादी तौर पे जूश फैमिली से बिलोंग करता है और एक बड़ी ट्रेनिंग करके ऊपर आए। ये तो वल्लाह आलम बिस्सवाब, हम ये बात नहीं करते, लेकिन हम ये समझते हैं कि आज अगर मुर्सी जिंदा होते और उनकी हुकूमत जिंदा होती तो आज आप देखते कि क्या हालत है। गजा के अंदर जो सुरंगें जाके खुलती हैं इसराइल में, आप यकीन करें कि वो लोग कहते हैं जी कि मुजाहिद, कि हम जब बड़ी मुश्किल से उस पार निकलते हैं तो हमें मिस्र में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मारा जाता है। और ये चीज़ अच्छा, तो एक चीज़ अभी अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात कीजिए तो इजलास बुलाया गया है, तो जब इसराइल मारपीट कर रहा होता है तब उसको कोई इजलास की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एक्टिव नहीं होते। लेकिन अभी जो इसराइल के ऊपर बमबारी हुई है तो अभी उन्होंने इजलास भी बुला लिया गया। तो बताइएगा कि क्या वजह है कि अभी क्या इसराइल ख़तरे में है इसलिए इजलास बुलाए जा रहे हैं, इसराइल की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, जब क्योंकि इसराइल जब मारपीट करे तो तब अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल सोया होता है। यही अक़वाम मुत्तहिदा के पहले भी ये रहा। आपने ये देखा होगा कि हम जो कश्मीर में
1948 में बहुत हद तक आगे बढ़ चुके थे और हमारा कब्ज़ा हो रहा था वहाँ पे। हम श्रीनगर और जम्मू की तरफ अब मार्च कर रहे थे, तो नेहरू ने जाके चीखा चलाया और जाके वहाँ पे वादा किया यूनाइटेड नेशंस में कि हम प्लेबिसाइड करेंगे, हम रायशुमारी करेंगे, आप जंग रुकवाएं। वो जंग तो उन्होंने रुकवा दी, लेकिन उसके बाद क्या नतीजा हुआ? यही हाल यहाँ इनके साथ होने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि ये अब लड़ाई अगर मुसलमानों ने वहाँ अपने बलबूते पे और अपनी ताकत से शुरू की है, इनको किसी अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। इसलिए कि ये मान के लड़ाई रुकवा देंगे, जंग रुक जाएगी, उसके बाद ये सोचेंगे कि इनके पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, किसने दी, कौन सा मुल्क था, फिर उसके ऊपर पाबंदियां लगेंगी, उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे और फिर वो उसको कमज़ोर करके रस्सियों से बांध के फिर एक दफ़ा हमास को कहेंगे जाओ भाई मैदान में, और इसराइल को कहोगे मारो इसको, हमने निहत्ता कर दिया। तो यूनाइटेड नेशंस को मैं ये समझता हूँ कि बुलाए, इजलास में जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दिलेराना इसराइल को सर अभी फ़लस्तीन को काफ़ी नुकसान पहुँचाने के चक्रों में है, वो काफ़ी तैयारी में है कि फ़लस्तीन को नुकसान पहुँचाया जाए। तो आपके ख्याल में अभी इसका, जैसे आपने कहा कि हमें अब रुकना नहीं चाहिए, तो मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनको हमास के पीछे किस कदर उनको सही मजबूती से खड़ा होना होगा कि ये इसराइल जो है दोबारा से आंख उठाकर भी ना देखेगा? भाई जिस किसी के पास जो कुछ है, जंगों में यही कुछ होता रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब भी किसी जंग के लिए निकलते थे तो सबको कहते थे जो कुछ है वो ले आए। जैसे हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं अपनी दौलत में से निस्फ दे रहा हूँ, हज़रत उमर ने भी कहा, और अल्लाह के प्यारे हबीब के दोस्त यार गार ने कहा कि भाई मैं तो वहाँ पे हुब्बे रसूल छोड़ के आया हूँ घर में से जो के लिए। इसी तरह जिस जिसके पास जो जो ताकत है वो अगर अलानियन नहीं तो सिरियन जो है मख्फी तरीके से है वो उनके साथ उनकी मदद करे। सही बात है। लड़ने वालों को बहुत कुछ चाहिए होता है, उनको खुराक भी चाहिए होती है, उनको तलवार भी चाहिए, उनको नेज़े भी चाहिए, उनको बहुत कुछ इस तरह तेग चाहिए होते हैं, तो उनकी उस तरीके से वो कोई मदद करे। हमारी मदद नहीं की हिस्ट्री में, आपने देखा नहीं कि 1971 में भी और 65 में सऊदी अरेबिया ने हमारी इसी तरह मदद की, बिल्कुल मदद की। शाह फैसल ने ओपन चेक दिए, जाए जहाँ से जो कुछ खरीदना है आप करें, और हर वक्त हुआ। ये हमारा जो क्रेडिट पे आयल था गल्फ वार के अंदर, जो हमने अच्छा मौक़िफ़ अख्तियार किया, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ का जो एक अच्छा एहसन कदम है जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा वो ये था कि इस मुल्क के अंदर सद्दाम के हक में बड़े मुजाहरे हो रहे थे। इवन काजी हुसैन अहमद, मैं तो हिस्ट्री का बंदा हूँ पुराना, मैं तो पुरानी छेड़नी है कि जब आज दुनिया में भी नहीं थे अतीक, तो उस वक्त की बात करूँ तो उस वक्त काजी हुसैन अहमद भी सद्दाम हुसैन के साथ थे। तो यहाँ पे जुलूस निकला हमायत में, फिर नवाज शरीफ ने ट्रैवल किया वहाँ पे और वहाँ जाके जनाब अली उनको यकीनदानी कराई, जिसकी वजह से हमें क्रेडिट पे आयल भी मिला। इस बात का तो मैं गवाह हूँ कि वो एक कुपाशा नाम आदमी था, उसने डिस्क्लोज कर दिया था सीक्रेट बात, ये शहबाज शरीफ ने मुझे खुद बताई कि हफीज पाशा नामी कोई आदमी था, उसने ये बात डिस्क्लोज की, तो फिर ये क्रेडिट की इनवाइसेस वगैरह कटी। तो ये जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो ये नहीं कि मैं नवाज शरीफ की ज्यादतियाँ भूल जाता हूँ, मैं इस तरह की बात करता हूँ कि क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का जब मसला होता है तो फिर तो इसमें नून काफ कुछ भी नहीं ना, पीपल्स पार्टी और ये और सारे सब, तो हमें यही यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। और कश्मीर के लिए और फलस्तीनियों के लिए हमें बिल्कुल एक दूसरे के इमरान खान का साथ देना चाहिए। देखिए जुल्फकार अली भुट्टो जब शिमला मुआहदा करने गए थे ना 1972 में, 90,000 हमारे कैदी थे, तो उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए मियां तुफैल और शाह अमन नूरानी इस तरह के लीडर गए थे कि भाई आप मुल्क के लिए जा रहे हो वहां। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। और अमेरिका जब वो जा रहे थे तो मैं उस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन में था, तो हमने ये फैसला किया कि हम एहतजाज करेंगे और अमेरिकन पर्चों को आग लगाएंगे। तो हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई जमात इस्लामी की तरफ से, जमीयत की तरफ से, कि कभी ये काम नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए वज़ीर आज़म जा रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो हमें किसी जगह हमारे अंदर एक जगह बैठने की है, वो इकट्ठा होने की है। मैं अब दरख्वास्त करूंगा, एक और चीज़ मैं दरख्वास्त करूंगा वज़ीर आज़म से कि इस सिलसिले में आप जनाब सब पार्टियों को बुलाएं, तो बोले 1 पॉइंट एजेंडा होगा और वहाँ बैठ के इनसे बात करें। अब ये ना हो कि 1 पॉइंट एजेंडे में वो कहें जी हम नहीं शरीक होंगे,
हमारे जितने भी सारे केस हैं वो ख़त्म करें। तो इस तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए, इस टॉपिक पे ऊपर बैठें और बैठ के बात करें और एक ऐसा मैसेज उनको दिया जाए जिससे पता चले कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमान का एक सरकर्दा लीडर है, तुर्की से बहुत आगे लीडर है। सही बात। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ, कसम नहीं उठानी चाहिए, बड़े वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उम्मत मुसलमान के लिए वो तुर्की, सऊदी अरेबिया और बहुत सारे मुल्कों से आगे होकर कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ी सी मैं खटखटा रही है, थोड़ी सी काफ़ी देर से मैं पूछने जा रहा था कि हमास ने हमला किया, सैकड़ों मिसाइल दाग दिए, तो क्योंकि इसराइल ने तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया हुआ था कि यार ये फ़लस्तीनी जो हैं और उसके अलावा हमास जो है बिल्कुल ये छोटे मुल्क हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो अचानक से ही हमास की तरफ से ये बमबारी की गई है। तो आपके ख्याल में किसने सपोर्ट की होगी, कौन बैक पे होगा, किस तरह से हुआ होगा? सर वो क्या कहते हैं, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा। मैं रास्ते में आ रहा था, सवाल सोच रहा था ये मैं पूछूंगा, लेकिन मुझे पता था जवाब मुझे यही मिलेगा। यही है, एक खुदा की ज़ात, अल्लाह की ज़ात जो है वो है। आप सोच भी नहीं सकते कि हुर्रियत फ़लस्तीन के लिए, हुर्रियत कश्मीर के लिए अल्लाह पाक ने लोगों को इतना माल दे रखा है कि वो उसके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और वो चुपके से, अच्छा अरबों में एक बड़ी ज़बरदस्त मैं बात कहूँ क्योंकि मैं तो बड़ा उनसे रहा हूँ, मेरी अरबी माशाल्लाह इसे उर्दू पंजाबी की तरह है। अरबों में जो बड़ी खूबसूरत बात ये है कि वो सिरन खुफिया तौर पे भी मदद करते हैं और अलानिया तौर पे भी मदद करते हैं। मसलन हर साल रमज़ान के दिनों में ये जितने भी एक्सीडेंट केसेस में लोग बंद होते हैं और कोई अचानक जिससे कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जो उसके बस में नहीं होता, मसलन दियत देनी पड़ेगी, उसके बस में नहीं है, वो जेल में है, तो बेशुमार लोग चुपके से जाके वो उस अकाउंट में जमा करा देते। अच्छा, एक और उनका बड़ा अकाउंट है, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई भी नहीं, किसी को पता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं अरबों को, तो बात क्या बताएगा। एक उनका एक और अकाउंट है कि जो नौजवान शादियां नहीं कर सकते, वो बेराहरवी से बचने के लिए उनका एक ज़ुवाज शबाबुल मुस्लिमीन का एक अकाउंट है, बहुत बड़ा अकाउंट है। उस अकाउंट में बड़े लोग पैसे जमा कराते हैं कि हमारे ये नौजवान जो हैं, ये हमारी बच्चियां जो हैं, ये बेराहरो ना हो जाएं, हमारे बच्चे कोई गलत रास्ते पर ना लग जाएं। उस फंड में बहुत पैसा दिया जाता है। मैं आपके इस प्रोग्राम में बैठता हूँ और मेरा, आपको पता ही होता है, मेरा प्रोग्राम करने का एक मकसद है। मैं एक मुजाहिद की तरह, एक फ़कीर की तरह आता हूँ, ना हमने किसी से कोई लेना, ना हमने किसी को देना। सही बात। मैं ये कहूँगा कि इस नहज पे भी काम करें। घरों में आप सोच नहीं सकते कि कितनी बच्चियां नौजवान बैठी सिर्फ जहेज की वजह से। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कोई ऐसा फंड काम हो जाए जिसमें हमारे ये जो टाटा बिरला बने हुए हैं, ये इंडस मोटर्स और होंडा मोटर्स और बड़े बड़े जो माशाल्लाह अल्लाह इनको और दे, बहुत पैसा है, मियां मंशा वगैरह के सब पास, इस तरह के जो लोग हैं वो एक फंड कायम कर दें, अपना अकाउंट बना दें, हम भी उसमें जाके 10,000 20,000 दे देंगे, लेकिन ये कि उस अकाउंट को शुरू करें और इस तरफ आए। आप जहेज की लानत नहीं खत्म कर सकते। सही बात है, ये हो ही नहीं सकती। सही बात है। कौन बाप ये चाहेगा कि मेरी बेटी जाए पहले जाते ही जाके कहे जी मेरे चूल्हा अपने दूसरे घर से दे, सही बात, या बर्तन अपने घर से दे, इस तरह कोई बेटी नहीं चाहती, कोई बेटी भी नहीं चाहती, वालिद भी नहीं चाहते। और गरीब जो है, जो बेटी का बाप भी है, वो कुछ भी कर लेगा, वो कहेगा मेरी बेटी जो है वो सुख में रहे। सही सही, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल, और कोशिश ये होती है कि बढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम किया जाए। तो उसमें ये एक तजवीज़ जो है, इसको आप मेरे ख्याल में अतीक आप भी सेकंड करेंगे कि भाई हमारे नौजवानों के लिए और नौजवान बच्चियों के लिए ऐसे फंड्स हों जिस तरह सऊदी अरेबिया ने किया हुआ है, हम फॉलो करें ना हम लोग। बिल्कुल ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, और ये बात होनी चाहिए कि जितने भी नौजवान हैं इनके लिए ऐसी फंड रेजिंग होनी चाहिए, हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर, इसके बाद हम बात भी करेंगे इस हवाले से। तो अल्लाह करे हमारी हेल्प हो, मदद हो हर तरह से, ताकि हम ये काम आगे बढ़ा सकें। प्रोग्राम का मकसद ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक छोटा सा सवाल है, जो छोटा सा सवाल भी ऐसा है कि जो बड़ा आज ही सवाल एक मेरे पास आया है। शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। मोहसिन दावड़ साहब ने कोई ईद का ऐलान किया है कल, तो नहीं वो कल नहीं जी, आज उन्होंने हल कर लिया अपनी आज। हाँ बिल्कुल, आज उनकी तरफ से ऐलान किया गया था, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, थोड़ा सा बताइए। क्या करना है, बस ऐसे ही इतना ज़बरदस्त हमारे माशाल्लाह मामलात चल रहे थे
चांद देख लिया था, पूरी उम्मत के मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान का अजमा था कि एक ही दिन में हमने चांद देखा है और एक ही दिन में हम ईद करेंगे। वैसे इनसे कोई फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ये कि एक गंद डालना इनका मकसद है। बुनियादी तौर पे ये लोग पाकिस्तान को तस्लीम करते ही नहीं। ये जो पश्तीन मूवमेंट है ये सारी खामखाई उठाई गई है, और इस मूवमेंट को मैं शुरू से ही देख रहा हूँ कि जो कराची में एक नौजवान कत्ल हुआ था, उसके बाद ये बड़े उभर के सामने आए, और सबसे पहले ही मदद करने वाले पहुंचने वाले हम थे। धरने में सबसे पहले हम पहुंचे, 100%। और पश्तूनों की नुमाइंदगी भी आपको पता है, NA 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी जितने भी, ये अली मोहम्मद खान करेंगे इनकी नुमाइंदगी, शहरियार अफरीदी करेंगे, या ये करेंगे। सही बात। ये खामखा ये कि उन्होंने गंद डाला है, और पंजाबी में जिसको कहते हैं लुच तला है, लुच तला है। और ये लुच तलने से इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस कौम की ईद एक है, इसकी जनाब रोज़ा एक ही जगह रखा आपने। हमारे माशाल्लाह मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद साहब दोस्त है ज़ाती, उन्होंने देखा, फवाद चौधरी साहब ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उन्होंने मजहबी तौर पे उलमा को साथ बैठ के एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना दिया, और ये बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसको वैसे ही हमने डिस्कस कर लिया है, इसको ऐसे ही छोड़ देना था, और चले हो गया डिस्कस। एक सवाल आपके ज़हन में आया था, और आप नौजवान हैं, आप खूबसूरत सवाल करना तो आपकी आदत है, तो बस इस आदत से मजबूर होके हम भी बूढ़े जो हैं आपको जवाब दे देते हैं। अच्छा सर, वो असल में ये होता ना, हमें पता था कि आपके पास हर चीज का जवाब होता है, तो ज़ाहिर सी बात नहीं, क्या मतलब चीज वो होता है, ये देखें ये इसने क्या किया है, समझ 28 रोजे के बाद इसने ईद कर ली। ओ यार खुदा के बंदे, सही बात, तू क्या करता है, तू कौन सी, इसको तो ये पूछ लो, इसको नमाज वितर नहीं आती हो। सही बात, असेंबली में पढ़ के सुनाए वितर। सही बात। ये लोग हमारे उनको बरगलाते हैं, और ये चाहते ये हैं कि ये जो फाटा का इंतजाम हुआ है ना, ये असल में उसके खिलाफ है, ये चाहते नहीं है। बिल्कुल ये ऐसी है। फाटा के इंतजाम के बाद जो है वो पूरी हमारी एक नेशनल सर्कल में आ गया वहाँ पे बड़े बड़े अदारे, हॉस्पिटल और ये हमारी फौज बड़ा काम कर रही है वहाँ पे। सही बात। तो इन लोगों को अब जो है ना बड़ी तकलीफ है, और ये एक उन्होंने शुरली सी छोड़ दी है इस मौके के ऊपर। अच्छा सर, अभी बिल्कुल आपने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया, और अभी हम मूव करेंगे सूबा हज़ारा की तरफ, जो सूबा बनाने की बात की जा रही थी। तहरीकें भी चली हैं, लोग भी मारे गए हैं, और उनकी तरफ से सूबा हज़ारा जो तहरीक है उनका कहा गया था कि अगर कोई सूबा बनेगा तो पहले हमारा सूबा बनेगा। तो बताइएगा कि जनूबी पंजाब बना रहे हैं, इमरान खान साहब ने वादा भी उनसे किया था, बाबा अली ज़मान साहब से, हैदर ज़मान साहब से, तो अभी जनूबी पंजाब सूबा बना रहे हैं, तो उस साइड पे क्यों नहीं? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ताल्लुक़ तो मेरा PTI से बहुत पुराना है, और बाबा हैदर ज़मान से जो 2 मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब की 2013 से पहले भी और बाद में भी, अल्लाह के फजल करम से इसमें मेरा बड़ा हाथ रहा है। और बल्कि बाबा जी के पास जिस वक्त इमरान खान साहब आए तो बाबा जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ओए लोड़िया, मैं कह जी ओए गल करो, मैं किस नल जी, इमरान नल। तो मैं समझा कोई इमरान कोई उधर वो कोई उनका कोई दोस्त है। तो खान साहब की आवाज़ मैंने पहचानी, इफ्तिखार क्या हाल है तुम्हारा, मैं इधर आ। तो बाबा जी ने उनसे एक वादा लिया था, और ये पूरी कौम का वादा था। 12 अप्रैल के शहीद भी आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल फवारा। और वादा जब उनसे किया हुआ है, तो हज़ारा एक एंटिटी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब देखें हज़ारा के लोगों का मसला ये बन गया है कि जब से ये फाटा का इंतजाम हुआ है ना, तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पश्तो स्पीकर्स एरिया और नॉन पश्तो स्पीकर्स एरिया, हालांकि हज़ारा में भी पश्तून है, सही बात, तो वो एक डिस्टर्ब होकर रह गए। अच्छा, यहाँ के जो बच्चे हैं अटक के पार, वो पंजाबी कहलाते हैं, ठीक है जी, और हज़ारे वालों की उठक बैठक जो है वो सारी पोठवार के साथ, बल्कि मैंने तो किसी वक्त बात की थी कि पोठा हज़ारा सूबा भी बन जाना चाहिए, क्योंकि हज़ारा तो ये आपका पीर सावा टॉप से पीछे जो है एरिया शुरू हो जाता है। तो इन लोगों का उठक बैठक जो है वो पठवारियों से बहुत मिलता है। इनके गीत, इनके अलग हैं। मसलन पश्तून हमारे बड़े मोहतरम हैं, मेरा तो खुदाई कसम बहुत बड़े प्यारे हैं सारे मेरे पश्तून दोस्त, अली मोहम्मद खान, ये सारे शहरियार अफरीदी। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बन जाए तो इसमें हर्जी क्या है? देखें इमरान खान साहब, आपने जो उनसे वादा किया हुआ है, ये वादा पूरा करें कि भाई अल्लाह के जो अच्छा बंदा होता है वो अपने वादे पूरा करता है। आपने कहा था कि भाई हज़ारा सूबा बनेगा, उनका बनाइए सूबा। सही बात। देखें ये जो नफरतें जब बढ़ती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, लोग दुश्मन फायदा उठाते हैं इससे। आज तक हज़ारा में एक बंदा भी नहीं है जो इंडिया के हाथों में
वो खेलाओ, एक शख्स भी नहीं है। हजारा के लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वतन के साथ उनका प्यार, पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा है। सही बात। और इतनी डीपली हार्टेड है कि वो शकील अवान ने कहा सोना हजारा फुलां दा खारा। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं दिन को सुन रहा था, ये सुन रहे ना आपने, भेजा भी आपको। तो ये फुलां दा खारा जो है, इसकी खुशबू जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ती हुई खूबसूरत लगती है। जनूबी पंजाब बन रहा है, वहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं। आपने ये वादा किया वो पूरा करें। आपने एक और वादा भी जो चौधरी रहमत अली की डेड बॉडी का लाने का, वो भी किया हुआ, उसका भी पूरा करें। खान साहब, ये इक़्तिदार जो है ये आनी जानी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग आपके ऊपर एतबार करते हैं। आप देखें ना जी, हजारा में से बेशुमार सीटें आपको मिली। आपकी जो मुर्तजा जवेद अब्बासी की सीट है, ये भी बड़ी धौंस और धांधली से वो ले गए, जोर जबरदस्ती से वो ले गए। लेकिन उन्होंने तो कोशिश की है सर इसके तरीके। सुने ना, वो भी पीटीआई को आ रही थी। मैं कहने का मकसद ये है कि वो पीटीआई को आ रही थी। अब तो वो तरीके हजारा में वो बड़े एक्टिव हैं। लेकिन मैं उनके एक प्रोग्राम में गया था, मैं भी बुनियादी तौर पे हजारेवाल हूँ, तो वहाँ वो बातें कर रहे थे। तो सर आप हजारेवाल, तो मैं भी हजारेवाल हूँ माशाल्लाह। तो तकरीर के दौरान ना मोबाइल अपना देख रहे थे, फलाना ये वो, एबटाबाद में, और सारे बैठे हुए थे, कासिम शाह साहब, सरदार यूसुफ साहब। तो मैंने मुर्तज़ा से कहा कि मुर्तज़ा, मैं तो जवेद अब्बासी साहब के दोस्तों का छोटा भाई हूँ, और मोबाइल हमारे पास भी अच्छे है, हमारी बात सुनिए। आपने अपने दौर में हजारा के लिए कुछ नहीं किया, अब आप हमारे ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मेरा ख्याल ये बनता नहीं है। चले नए सिरे से कोशिश करते हैं। वो होता यूँ है कि जब इक़्तिदार में कुछ चले जाते हैं ना, तो फिर बात नहीं बनती, फिर करते नहीं। बैठते जरूर है जी, होना चाहिए। कलंदर लोधी वहाँ पे थे, हज़रत जदूद साहब भी साथ दे रहे हैं, और दूसरे भी लीडरान हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हजारा की तहरीक को उस सड़कों और रोडों की बजाय एक कन्विंसिंग टेबल पे बैठ के खान साहब से बात की जाए। सही बात। तो मेरा ख्याल में तो अभी इमरान खान साहब तो उनके हाथ में है बात, अभी तो बिल्कुल उनके हाथ में जी, बिल्कुल तो करना चाहिए, कर आप सकते देखिए, हैं। आप तो बात भी वाज़ेह है कि आपने फाटा एंटर कर लिए सारा, और पहले ही आपकी अक्सरियत थी अटक के पार वालों की। जब ये लोग आ गए हैं, इतनी पावर में आ गए हैं, तो फिर इनका हक बनता है ना, इनको बना के दें सूबा। पूरी दुनिया ने सूबे बन गई। जिस वक्त पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ थी, उस वक्त 4 सूबे थे, 10 करोड़ थी, 4 सूबे थे, आज 22 करोड़ है, फिर भी 4 सूबे हैं। तो आप जो हैं इसकी तरफ नजर रखें, हमें मसाइल को जो उठने से पहले जो है ना उसको कर लेना चाहिए। अगर कराची के लोग चाहते हैं तो यार सूबा बनने में हर्ज ही क्या है, मतलब क्या कर लेंगे वो। लेकिन क्या वो क्या कहते हैं ना कि भाई हमने मुल्क तो दे दिया लेकिन उसको ऑटोनॉमी नहीं दी। जितनी ताकत हमने आज सूबों को दी है, उतनी ताकत हमने अवामी लीग के शेख मुजीब को दी होती तो पाकिस्तान तो ना टूटता। उसने भी यही मांगी, उसने कहा थी करेंसी, डिफेंस और ये चीजें अपने पास रखें, बाकी मुझे फुल ऑटोनॉमी दे। हमने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने लम्या पा लिया उनको, मार मार के, कुट कुट के उनका तू निकाल दिया। और फिर क्या हुआ, फिर एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके बारे में शायर ने भी कहा कि 24 बरस की फर्द अमल, हर घर जख्मी, हर घर मक्तल, ए अर्ज वतन तेरे गम की कसम, तेरे दुश्मन हम, तेरे कातिल हम अपने दुश्मन और अपने कातिल ना बने। हजारा को सूबा बनने दे, दो साहब कोई सूबा बनाना चाहता वो जरूर बनाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर। जरगुल खान पश्तो स्पीकर है, वो हजारा तहरीक का वो भी लीडर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिसानियत की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली हम अपना सूबा चाहते हैं। सही बात, ठीक है सर। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो सूबा तहरीक है ये किस हद तक अभी, क्योंकि बाबा हैदर ज़मान साहब तो दुनिया से चले गए, उनके बाद अभी ये तहरीक किस हद तक एक्टिव है, कितने लोग देखें इसमें इकट्ठे होते हैं, कभी हम लोग मिल बैठते हैं। सरदार यूसुफ साहब की ज़ेरे निगरानी ये चल रही है, लेकिन मैं आपको एक साफ बात बताऊं, तहरीकें जो है वो ऐसे नहीं चला करती कि आप एक पार्टी के लीडर भी हों और आपका कायद कोई और हो और फिर आप जो हैं वो कहें जी कि हम इसको वो चला रहे हैं। ये उस तरह तहरीक कामयाब नहीं होती। मैंने तजवीज़ पहले भी की थी कि एक ऐसा शख्स, एक कॉमन सा शख्स हम ढूंढ लें जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, उसकी क़ियादत में ये आप अपना काम करें तो हज़ारा बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि अभी नेगोशिएशन टेबल पे आने की बात है। इमरान खान कभी अपने वादे जो है ना
उससे वो डिले जरूर हो सकता है लेकिन इनकार नहीं करेगा। मतलब अभी आपके ख्याल में मेरा ख्याल है सर बन जाएगा, बन जाए, सुबह हजारा बनना है जी, अल्टीमेटली ये तो बन के ही रहेगा। आप देख लेंगे उनके सारे मोड़ जितने भी हैं हमारे, थोड़े से बताइए भाई। हम खानपुर का इस्लामाबाद में बैठ के खानपुर डैम का हम पानी पीते हैं यार, कोई नमक हलाली भी होनी चाहिए ना। इस्लामाबाद में हम बैठे हुए लोग हैं। तो थोड़े से असबाब बताइए कि तहरीक हज़ारा जो है इसके, है जी, तहरीक हज़ारा जो है इसके कुछ असबाब बताइए। इसके असबाब यही हैं कि भाई कुछ महरूमियाँ हैं हमारे लोगों को, हमारे नौजवान लड़कों को इक्वल मौके नहीं मिलते। सही बात है। और लिसानियत एक बड़ी ताकत होती है और इस ताकत का वो बेचारे निशाना बनते हैं। और हज़ारा इटसेल्फ माशाल्लाह बड़ा क्रिएटिव है, पाकिस्तान के लिए बिजली देने वाला वो सूबा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हज़ारा के लोगों के, हज़ारों के बच्चों की मासूमियाँ देखें आप कि वो यहाँ माएँ पैदा करती हैं तो मज़दूरियों के लिए पूरी दुनिया में फैले होते हैं। मैं गया था थाईलैंड में और ये बात मैंने जिक्र भी किया, वहाँ पे मैंने देखा शहदा की यादगारें जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की, तो काला खान, मीरदाद, हुक्मदाद, ये सारे हमारे हज़ारा के लोग होते हैं। सही बात है। वो उधर पश्तो बेल्ट में तो कम नाम होते हैं इस तरह की चीज़ें, तो बेचारे रोटी के लिए बड़ी दूर दराज गए। मैं एक दफ़ा रूबल खाली गया, सऊदी अरब का जो एम्प्टी क्वार्टर है वहाँ पे कैंपों में एक कौवा होता था जो 8 साल उसके साथ ट्रैवल करता था, इसलिए कि इतना बड़ा वो डेजर्ट है वहाँ, ठीक है। और वहाँ जब मैं उतरा हूँ तो जनाब अली जहाज़ पे जो उनका छोटा डिकोटा D3 था, तो जो लोग आगे मुझे मिले तो वो लीरा एबटाबाद के रहने वाले लोग थे। तो उनको मजदूरियों के लिए किधर निकले हुए, अपने मुल्क में अपने माएँ अपने बच्चों को पालें। लाहौर के लोग आपको क्यों नहीं मिलते, प्रदेश में क्यों नहीं मिलते आप? सही बात है। इसलिए कि उनको वसाइल है। गुजरांवाला का लोग नहीं जाता। तो मियाँ जानू का लड़का वो पेंट करने मेरे पास आया तो मैं दुबई भेज दूँ, कहना कि मेरा यही दुबई है, मैं यहाँ से नेट 25, 30, 40 हज़ार रुपये कमाता हूँ, मैं अपनी माँ के पास रात को। सही बात। तो क्या हज़ारा की माएँ जो हैं वो महरूम रहेंगी अपने बच्चों से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी हमारे साथ बड़े अच्छे अंदाज में आपने डिस्कस किया, तो अभी हम कुछ थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 टॉपिक छोटे छोटे से शामिल कर लूँ। अभी बात करना चाहूँगा टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से कि पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 लाख लोग जो हैं सड़कों पे हैं, और बताइएगा कि इनका मकसद क्या है, क्यों ऐसे बार बार प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बुनियादी तौर पे टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो ये है कि पहले मैट्रिक करते हैं जी 10 साल में, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं और फिर 4 साल का इनका बीटेक होता है। ये पूरे बनते हैं 17 साल, और 17 साल में ये बड़ी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इनके बड़े पास एक्सपीरियंस हो जाता है। मसलन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो क्या नाम है वेंटिलेटर वगैरह ये जो पाकिस्तान ने बनाए, ये इन लोगों ने बनाए थे, और वेंटिलेशन रूम्स बनाए और बेशुमार चीज़ें इन्होंने ईजाद की हैं। तो इन लोगों का मुतालबा ये है 3.5 लाख लोगों का कि हमारा सर्वर स्ट्रक्चर अप्रूव नहीं है, और ये सेनेट में बहस के लिए रुका हुआ है। रोकता है इनको कौन है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंडर हैं ये लोग। नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल तो बनी है, लेकिन काउंसिल रिपोर्ट करती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को। इंजीनियरिंग काउंसिल वाले जो वाइट कॉलर है, ये लोग कहते हैं हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक शख्स जो है मसलन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करता है और वो फील्ड के अंदर है और वो टेक्नोलॉजिस्ट है, उसको आपने अंडर कर दिया, लगा के उसको कह दीजिए नॉन टेक्निकल है, उसको आपने दफ्तर में बिठा दिया। तो इससे 3.5 लाख लोग मुतासर हुए, और 3.5 लाख लोगों के साथ अगर जुड़े हुए 5-10 लोग भी हों जो उनकी फैमिली है। मतलब एक बाप है वो ग्रेड 18 में है और अगले दिन उसको कह देते हैं नहीं जी आप नॉन टेक्निकल हो, वो ग्रेड 16 की नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो घर चले जाओ। तो ये बड़ा एक शोर शराबा इनका पिछले दिनों में रमज़ान से पहले ये सड़कों पे थे, और अब भी ये लोग कहते हैं जी हम सड़कों पे आएंगे। इसके लिए हम इंफॉर्मेशन कि जो मिनिस्टर फवाद चौधरी हैं, इससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी थे, इनसे भी बात की है। शफकत महमूद से उन्होंने ट्रेंड चलाए हुए हैं, 8,500 12,000 ट्वीट्स हैं, लिसन शफकत महमूद। तो भाई लिसन कर लेना, उनको बिठा के बात ही करनी है आपने, कोई देना है नहीं देना, ये एक बड़ा मसला बन रहा है जो हमारे इमरान खान के लिए मसला बन रहा है, हमारे कायद के लिए मसला बन जाता है कि देखें आप, मेरे पास एक काम है, एक बंदे की कंप्लेंट है, मेरे से रिलेटेड है, मैं उसको अटेंड नहीं करता हूं, तो क्यों नहीं है? तो फिर ये बस मेरा ख्याल है कोई
कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा कि जो जुर्रत और मेहनत और जिस लगन से हम सारे लोग निकले थे इस कोशिश में। मेरे सामने ही शफकत महमूद साहब पीटीआई। अच्छा, अगर नहीं सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने भी कहा नुकसान होगा, तो फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? यही जो सड़कों पे करते हैं, मार धाड़ होगी, को नुकसान होगा, कोई मारा जाएगा, मुल्क को नुकसान, फिर मारा जाएगा। जहाँ एक लड़का मारा गया ना ऑनलाइन एग्जाम के चक्कर में, तो फिर उसको अलाउ कर दिया आप। यानी इसके लिए क्या शफकत महमूद साहब को लाशें चाहिए आपको? ये सवाल है। और शिबली फराज साहब, आपसे भी लोग मांग रहे हैं। आपने कौन सा आगे 2 महीनों में किसी को जवाब भी दे दिया कि किसी को मेल को, किसी को फैक्स को जवाब देखें? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं बैठा हुआ, बिल्कुल मैं हर उस पे से हुए तबके के लिए बैठा हूँ जिसके लिए नारा लगाया था इमरान खान ने कि मैं मजलूम तबके के लिए, जो भी जिस तरह। और ये JNN यही काम करे, ये लाइव कैपिटल यही काम करे, अतीक दानियाल और इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी यही काम करे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमसे नाराज होता है। हाँ। तो हो, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और ताकतें हमारी हैं और ताकतें तुम्हारी, खुदा हमारा, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और आज के लिए सर इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अच्छे अंदाज में ब्रीफ किया और बोर नहीं होने दिया मुझे। मैं बड़े अच्छे अंदाज में आगे गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी इसी तरह से सवाल ही इतने अच्छे होते हैं। बस ये सर आपका प्यार है कि हमें पता होता है कि आपकी तरफ से जवाब मिलने हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपसे सवाल पे सवाल किए जाएं। JNN यही करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह कल भी कुछ नए अच्छे टॉपिक के साथ कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल इसी वक्त, इसी टाइम और इसी जगह हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज है चांद रात और चांद रात मुबारक। तेरी जरा जिन्नी हाँ